25 दिसंबर 1994 को जब टीवी ऑन किया तो पहली खबर ये मिली कि देश के पूर्व राष्ट्रपति सरदार ज्ञानी जैल सिंह का चंडीगढ़ में निधन हो गया है। खबर और खंगाली तो पता चला कि तकरीबन एक महीना पहले 29 नवंबर को पंजाब के रोपड़ जिले में एक कार एक्सीडेंट में वह बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और उसके बाद से पीजीआई में इनका इलाज चल रहा था। एक ओंकार सतनाम। एक लड़का जो फरीदकोट में पैदा हुआ, जिसके घर वालों ने चाहा कि वो बड़ा होकर धार्मिक ग्रंथी बने, इसके लिए उसने बाकायदा तालीम भी हासिल की और फिर वो गांधी बाबा के प्रभाव में आ गया। और फिर उस लड़के ने फरीदकोट स्टेट में, जो कि उस समय एक रियासत हुआ करती थी, कांग्रेस की स्थापना की। नतीजतन उसे जेल में डाल दिया गया और वो 5 साल तक जेल के भीतर रहा। बाहर आया तो नायकों सा स्वागत हुआ और नेहरू ने ये इंश्योर किया कि ज्ञानी जैल सिंह को उस वक्त जो भी राज्य में सरकारें बन रही थी उसमें मंत्री पद का ओहदा मिले। सत्ता के साथ ज्ञानी जैल सिंह की ये करीबी की शुरुआत भर थी। इंदिरा के राज में वो आला कमान के और करीब आए और भरोसा हासिल किया और इसका पहला बड़ा पड़ाव था 1972 में ज्ञानी जैल सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया और ज्ञानी जैल सिंह ने अपनी सियासत में 2 धुरियां साधी। एक तरफ तो उन्होंने धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करके पंजाब की आवाम को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। हालांकि एक सत्य और तथ्य ये भी है कि इसी दौरान पंजाब गेहूं का कटोरा कहलाया और हरित क्रांति के शानदार नतीजे दिखने लगे। मगर सियासत इस तरीके के शानदार नतीजों के हिसाब से आपका कद तय नहीं करती है। आपका कद तय होता है उन बड़ी घटनाओं और बदलावों से जिनके आप साक्षी रहे या जिनमें आपने एक अहम किरदार अदा किया। पंजाब में अकाली दल आनंदपुर साहब का प्रस्ताव लेकर आई। आप यूं समझ लीजिए कि इस प्रस्ताव का लब्बो-लुआब ये था कि पंजाब को और ऑटोनॉमी दी जाए और स्वायत्तता के नाम पर उसको कमोबेश एक अलग देश जैसा ही बना दिया जाए। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और देश के बाकी सारे राजनीतिक दलों को इस प्रस्ताव का विरोध करना था, मगर विरोध के चक्कर में हो ये रहा था कि पंजाबियों को लग रहा था कि केंद्र यानी कि दिल्ली उनका दमन करने पर उतारू है। ऐसे में कांग्रेस को और इंदिरा गांधी को एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो उसी धार्मिक टोन में अकालियों को जवाब दे सके जिसमें उनके सामने चुनौती पेश की जा रही थी। और तब भिंडरावाले सामने आया, दमदमी टकसाल का एक ऐसा धार्मिक नेता जो अपने खूरेजी तेवरों और भाषणों के लिए मशहूर हो रहा था। ज्ञानी जैल सिंह ने भिंडरावाले की मुलाकात संजय गांधी से करवाई और उसके बाद कांग्रेस का पंजाब प्लान एक्शन में आ गया। लेकिन हालात बदले और आलम यह हो गया कि भिंडरावाले इंदिरा गांधी, कांग्रेस और ज्ञानी जैल सिंह की पकड़ से बाहर हो गया। 1980 में इंदिरा की सत्ता में वापसी हुई और ज्ञानी जैल सिंह को देश का गृह मंत्री बनाया गया। हालांकि राजनीतिक प्रेक्षकों का यह भी मानना है कि उस वक्त तक पंजाब में अलगाववाद और चरमपंथ तेज हो चुका था और इंदिरा की इस सियासी पहल का एकमात्र मकसद ये था कि ज्ञानी जैल सिंह के बहाने पंजाब को और ख़ास तौर पर सिखों को ये संदेश दिया जाए कि केंद्र की सरकार उनके हितों का ख्याल रख रही है। ज्ञानी जैल सिंह पर लगातार भिंडरावाले को संरक्षण देने के इल्ज़ाम लगते रहे। आलम यह है कि 2 बार भिंडरावाले की हत्या के एक मुकदमे में गिरफ्तारी की नौबत आई और दोनों बार देश के गृह मंत्री सरदार ज्ञानी जैल सिंह ने उन्हें अपनी निजी पैरवी के दम पर बचा लिया। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि सत्ता को सीधे उसकी मांद में चुनौती देने के लिए भिंडरावाले दिल्ली आया और अपने समर्थकों के साथ खुली जीप में हथियारों के साथ लुटियंस दिल्ली में घूमा। इसके बावजूद सरकार ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और वजह ये दी गई देश के गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा कि ऐसा करने से हालात और बिगड़ जाएंगे। 1982 में ज्ञानी जैल सिंह को देश का राष्ट्रपति बनाया गया। And that I will devote myself to the service and well-being of the people of India.
और उस वक्त जैल सिंह ने अपना सबसे कुख्यात या कि चर्चित बयान दिया था, मैं अपनी नेता के हर आदेश का पालन करूंगा। अगर वो कहेगी कि झाड़ू उठाओ और सफाई करो तो मैं जमादार बन जाऊंगा। फिलहाल उन्होंने मुझे राष्ट्रपति पद के लिए चुना है और मैं बहुत खुश हूँ। इंदिरा गांधी 31 मई 1984 को राष्ट्रपति भवन पहुंची। 1 घंटे तक उनकी ज्ञानी जैल सिंह से मुलाकात हुई और अगले दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। ये ज़रूरी है कि देश की तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो राष्ट्रपति को ब्रीफ करें, रिपोर्ट करें। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है, मगर ज्ञानी जैल सिंह को इस बात की भनक भी नहीं थी कि सेना इस तरह का कोई ऑपरेशन कर रही है। जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन शुरू होने के कुछ घंटों के बाद राष्ट्रपति को इसके बारे में पता चला। उन्हें पता चला कि दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हो रही है। उन्हें पता चला कि सिखों के लिए बेहद पवित्र अकाल तख्त क्षतिग्रस्त हो गया है। उसके बाद वो इस बात के लिए अड़ गए कि उन्हें देश के नाम संबोधन करने का मौका मिले। ये बात कुछ टली तो ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि या तो मैं इस्तीफा दूंगा या स्वर्ण मंदिर जाऊंगा। और 4 दिन बाद ज्ञानी जैल सिंह भारी भरकम सुरक्षा अमले के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे। इस दौरान गोली चली और जो गोली चली उसने ज्ञानी जैल सिंह के करीब चल रहे एक सुरक्षा गार्ड का सीना भेद दिया। ज्ञानी जैल सिंह बाहर आए। उनके ज़हन में आया कि क्या ऐसे वक्त में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, मगर परिवार और शुभचिंतकों ने ये सलाह दी कि संविधान आपके धर्म या जाति से कहीं ऊपर है और ऐसे में अपने दायित्वों से पीछे हटना गलत होगा। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति के पद पर बने रहे। हालांकि ये सत्ता के गलियारों में किस्सा आम था कि इसके बाद से इंदिरा गांधी ज्ञानी जैल सिंह के बीच मनमुटाव बढ़ गया, एक किस्म का अविश्वास आ गया। ये अविश्वास अपने अगले पड़ाव पर पहुंचता है 31 अक्टूबर के दिन। वो दिन जब देश के प्रधानमंत्री की उनके अपने घर में हत्या कर दी गई, उनके अपने ही अंगरक्षकों के द्वारा। और तुर्रा ये कि वो अंगरक्षक सिख थे। ऐसे सिख गार्ड जिनके बारे में सुरक्षा अमले में कुछ सवाल उठाए गए थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा था कि मुझे अपने देशवासियों पर और ख़ास तौर पर अपनी सुरक्षा करने वाले नौजवानों पर पूरा भरोसा है। भरोसा टूटा पहले तो तब जब सिख अंगरक्षकों ने प्रधानमंत्री पर गोली चलाई और दूसरी बार उस रात जब पूरे देश में और ख़ास तौर पर दिल्ली में बेहद संगठित ढंग से सत्ता के संरक्षण में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए। ज्ञानी जैल सिंह के पास इसकी खबर पहुंची। वो इंदिरा गांधी की हत्या के वक्त ओमान के राजकीय दौरे पर थे। जैसे ही उन्हें खबर मिली वो वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने पहला काम ये किया कि इंदिरा गांधी के बेटे और कांग्रेस के महासचिव और अमेठी से सांसद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। ऐसे में होना तो ये था कि एक नई शुरुआत होती, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच यकीन बनता, लेकिन शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों के बाद सिख विरोधी दंगे होने लगे और ऐसे में राष्ट्रपति को अपनी बेबसी का बेतरह एहसास हुआ। उनके पास फोन आ रहे थे, उनको बताया जा रहा था कि उन्मादी भीड़ ने सिखों की कॉलोनियों को घेर रखा है। सिख टैक्सी ड्राइवरों को कारों से उतार के उनके गले में जलते हुए टायर डाले जा रहे हैं। किसी का भी बेचैन होना स्वाभाविक था, क्योंकि ये देश, इस देश का दर्शन और इस देश का संविधान इस तरीके की उन्मादी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देता है। ज्ञानी जैल सिंह ने बार बार प्रधानमंत्री के दफ्तर और घर फोन किया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। ज्ञानी जैल सिंह की बेटी डॉक्टर गुरदीप कौर इस किस्से को, इस वक्त को याद करती हैं और कहती हैं कि मैंने अपने पिता को इतना बेबस कभी नहीं देखा था। वो सारी रात बैठे रहे और उस आदमी दे मन ते इन्ना दर्द सी कोई होर नूं किसी नूं पता ही नहीं लग सकता। ज्ञानी जैल सिंह पर सिखों के तमाम तबकों, कुनबों और उनके अपने परिवार की तरफ से इस्तीफे का दबाव एक बार फिर बढ़ गया था, लेकिन उन्होंने सलाह मानी अपने दोस्त और सिखों के एक गुरु हरभजन सिंह खालसा की, जो योगी भजन के नाम से मशहूर थे। योगी ने उनको सलाह दी कि यदि इस वक्त आपने इस्तीफा दिया तो सिखों और गैर सिखों के बीच की फांक और भी बड़ी हो जाएगी और उसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं रहेगा। ज्ञानी जैल सिंह अपने पद पर बने रहे।
लेकिन उन्हें ये बात कचोटती रही कि राजीव गांधी की सरकार ने सिखों को बचाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। कुछ ही दिनों बाद राजीव गांधी का वो कुख्यात बयान भी आया और इसके बाद से राजीव और ज्ञानी जैल सिंह के रास्ते अलग होते चले गए। आलम यह हुआ कि एक रोज लोकसभा में चर्चा के दौरान राजीव के करीबी और कांग्रेस के सांसद के तिवारी खड़े हुए और बोले, स्पीकर महोदय, देश के राष्ट्रपति का घर आतंकवादियों की शरण स्थली बन गया है। ज्ञानी जैल सिंह बेहद नाराज हुए और उन्होंने पूरा राजनीतिक दम लगा दिया और राजीव गांधी को विवश कर दिया कि वो के तिवारी को पार्टी से निकाल दें। के तिवारी पार्टी से निकले और ज्ञानी जैल सिंह कांग्रेस के दिल से। और उसके बाद वो इकलौता मौका आया जब देश के राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है जिसके मुताबिक राष्ट्रपति अगर चाहे तो अनियमित कालीन किसी भी बिल को अपने पास रोक सकता है। इसको पॉकेट वीटो कहते हैं। अमूमन इसका कोई राष्ट्रपति प्रयोग नहीं करता है, मगर ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को नीचा दिखाने के लिए उनकी कैबिनेट द्वारा पारित किए गए इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल को अपने पास रोक लिया। बाद में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इस बिल को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद ये भी कहा गया कि अब राजीव गांधी की सरकार ज्ञानी जैल सिंह को महाभियोग का प्रस्ताव लाकर राष्ट्रपति के पद से हटा देगी। लेकिन जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल्ड, उनको तमाम बुजुर्ग नेताओं ने, जिसमें कमलापत त्रिपाठी भी शामिल थे, ये सलाह दी कि ऐसा करने से पंजाब में स्थिति और ख़राब हो जाएगी। ज्ञानी जैल सिंह अपना कार्यकाल पूरा करके एक किस्म के राजनीतिक निर्वासन में चले गए। लेकिन जब उनकी मौत हुई तो गांधी परिवार का कोई करीबी नहीं बल्कि कांग्रेस का एक ऐसा नेता देश का प्रधानमंत्री था जो पुराने वक्त, पुराने जख्म और पुराने हालातों को बखूबी समझता था। और इसलिए उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का अंतिम संस्कार दिल्ली के राजघाट में करवाया। DLallanTop.com पर हम आपको लगातार सियासत के, समाज के ऐसे ही किस्से सुनाते रहेंगे